दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन टाइटन की। ये तो आप सब जानते ही हैं कि टाइटैनिक 1912 में एक हिमशिला से टकराकर अटलांटिक सागर में डूब गया था और इसके अवशेष अटलांटिक सागर में तकरीबन 4000 मीटर की गहराई पर आज भी मौजूद हैं। ये टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर आज भी मौजूद है। ऑस्कर विनिंग टाइटैनिक मूवी, व्लॉग्स, वीडियोस और इंटरनेट पे फोटोग्राफ के बाद कहीं ना कहीं लोगों में अटलांटिक सागर में जा कर के इस मलबे को देखने की उत्सुकता जागृत हुई है और लोग लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके भी इस मलबे को देखने को तैयार हैं। लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए ओशन गेट नाम की कंपनी मैदान में उतरी है। लोगों के सपने को पूरा करने के लिए उसने जिस व्हीकल को चुना वो है सबमरीन या पनडुब्बी। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से मलबे तक की दूरी तकरीबन 700 किलोमीटर है और इसकी टिकट तकरीबन 250,000 यूएसडी या हम कहें 2 करोड़ रुपए के करीब रखी गई है। और इतनी महंगी टिकट तो सिर्फ करोड़पति या फिर कोई अरबपति ही ले सकते हैं। और इतनी महंगी टिकट होने के बावजूद भी कोई कंपनी हमारी सेफ्टी की गारंटी नहीं लेती है, क्योंकि वो एडवांस में ही एक डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करा लेते हैं जिस पे लिखा होता है कि यात्री अपनी जान का स्वयं ही जिम्मेवार होगा। जैसे इस केस में हुआ, खुदा न खास्ता रास्ते में कुछ हो जाए तो उस पर कंपनी या कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कुछ क्लेम आप लोग नहीं कर सकते हो। मतलब कि आखिर ये पनडुब्बी दिखती कैसे है। आप लोगों ने सोचा होगा कि 2 करोड़ की टिकट के बाद कहीं ये किसी 5 स्टार या किसी 7 स्टार होटल की तरह तो नहीं है। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ मिलती हैं कुछ बेसिक फैसिलिटीज़, जो कि इसमें ना कोई सोने के लिए कोई बेड है, ना बैठने के लिए कोई कुर्सी है, बैठना ज़मीन के ऊपर ही पड़ता है। और ये एक बहुत ही छोटा सा वैसल किस्म का है। अगर मैं इसको किसी चीज़ से कंपैरिजन करूं, इसकी जो लंबाई या चौड़ाई की मैं बात करूं तो ये तकरीबन होगी एक बड़ी कार के साइज़ की। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने ये डिज़ाइन जो तैयार किया है ये इस वक्त समंदर में ले जाने के लिए सबसे कंफर्टेबल तरीका है। इसको बोर्ड करने से पहले आपको काफ़ी सारी प्रिपरेशंस कराई जाती हैं और इन प्रिपरेशंस में आपको पहले बताया जाता है कि इस पनडुब्बी का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसका बैकअप प्लान क्या है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आपको टाइटैनिक की हिस्ट्री के बारे में भी बताया जाता है और कुछ वीडियोज़ और कुछ लेक्चर्स के थ्रू आपको आपकी जर्नी के बारे में भी बताया जाता है। अब हम इस सबमरीन की बात करें तो इसको 18 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से चलना था और 17 तारीख तक पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 18 जून को 5 यात्रियों ने उसको बोर्ड किया था और 5 यात्रियों में सबसे पहले थे ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश और दूसरे थे फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी। ब्रिटेन के अरबपति हमीश हार्डिंग भी इसमें मौजूद थे, जो कि पहले भी सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष का टूर पूरा कर चुके हैं। पाकिस्तान मूल के इन्वेस्टर शहजादा दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इसमें मौजूद थे। इसका सफ़र 18 जून को सुबह 8 बजे कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से शुरू हुआ था। 5 यात्रियों ने इसको बोर्ड किया और तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद समंदर की गहराई में ये कहीं पर खो गई। स्थानीय समय के हिसाब से 3 बजे इसको समंदर तल की सतह पे आना था, मगर इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिलती है। शाम को 18 जून शाम को 5:40 पे यूएस के कोस्ट गार्ड को यहाँ पर सूचित कर दिया जाता है। फिर यूएस और कनाडा की जल सेनाएं अपना एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करती हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर उनको तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी टाइम की। इस ऑपरेशन को कहा जा रहा था इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर सिर्फ 96 घंटे की ही ऑक्सीजन मौजूद थी और हर 1 घंटे के साथ ऑक्सीजन का कम होने का मतलब था कि यात्रियों का मौत के करीब और जाना। ये तो आप जानते ही हैं कि टाइटैनिक का मलबा जो है वो तकरीबन 4000 मीटर समंदर तल से नीचे है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ तक पहुँच पाना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद ही नहीं है, अगर वो पनडुब्बी मिल भी जाती है सतह के ऊपर, कि हम उसको वहाँ से वापस लेकर आ पाएँ। और इतनी गहराई पर वाटर प्रेशर भी कम से कम 380 गुना समंदर तल से ज़्यादा है, जहाँ पर जीवित रह पाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये गहराई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर समंदर की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए इसको कहा जाता है पिच ब्लैक। और अगर जानकारों की माने तो हम अपनी आंखों से अपने हाथ को ही नहीं देख पाते हैं, यहाँ पर इतना घंघोर अंधेरा है। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले एक अंदेशा लगाया कि हो सकता है कि द टाइटन पनडुब्बी जो है वो कहीं पर टाइटैनिक शिप में ही फंस गई हो।
ये तो दोस्तों आपने टाइटैनिक मूवी में देखा ही होगा कि जब टाइटैनिक डूबा था वो 2 हिस्सों में कैसे बँट गया था, और उसका जो नॉर्थ का हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा है, वो थोड़ा ठीक है, और जो पीछे का हिस्सा है वो काफ़ी टूट गया था और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। और कोई भी बड़ा वैसल या कुछ उस पीछे के हिस्से में जाके फंस जाता है तो उसे कहा जाता है भूतिया जाल, क्योंकि वो एक भूतिया जाल के अंदर फंस गया है। मंडे मॉर्निंग को जब यूएस और कनाडा की अथॉरिटीज़ ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा रेज्यूम किया, तब तक तकरीबन 24 घंटे हो चुके थे और ऑक्सीजन बची थी सिर्फ 72 घंटों की। यूएस और कनाडा ने अपने शिप्स, वेसल्स, प्लेन्स, सब चीज़ों को डिप्लॉय किया इन लोगों को ढूंढने के लिए, इस वेसल, इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए, मगर कहीं पे उसका कोई भी किसी भी तरह का नामो निशान नहीं मिल रहा था। मंडे को ही सोनार बॉयज़ को पानी के अंदर लॉन्च किया गया। ये एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो कि अकॉस्टिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है, अगर कोई साउंड वेव्स हो उनको डिटेक्ट कर लेता है और हमें पता चल सकता है अगर कोई इम्प्लोजन या कोई एक्सप्लोजन पानी के अंदर हुआ है तो, मगर वो भी किसी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। फिर थोड़ी देर में कमर्शियल व्हीकल्स को भी मंडे को डिप्लॉय किया गया। ट्यूसडे को कनाडा के एक एयरक्राफ्ट ने कुछ वेव्स को डिटेक्ट किया, कुछ साउंड वेव्स को डिटेक्ट किया, और वो एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी चीज़ों से इक्विप्ड था जो कि हमारे को सबमरीन्स या पनडुब्बी को पानी में ढूंढ सकता था। मगर अब तक 48 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे, हमारे पास सिर्फ 48 घंटों का ही ऑक्सीजन बचा था पनडुब्बी के अंदर। और थर्सडे को सुबह 6 बजे ये कह दिया गया कि ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ही पनडुब्बी के अंदर ख़त्म हो चुका होगा और अब बचने की आशंका बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिर थर्सडे को दोपहर को 2 बजे कोस्ट गार्ड्स को मिलता है पनडुब्बी का मलबा। सर्च ऑपरेशन के दौरान रोबोटिक व्हीकल सिस्टम को भी डिप्लॉय किया गया था और इससे जो हमारे को डेब्रिस मिला वो तकरीबन 1600 फीट की दूरी पर, टाइटैनिक से तकरीबन 1600 फीट की दूरी पर मिला। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है जब इंसान ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए सेफ्टी को स्टेक पे रख दिया हो। क्रिस ब्राउन नाम के एक एक्सप्लोरर ने इस एक्सपीडिशन के लिए 2017 में साइन अप किया था, मगर सेफ्टी कंसर्न की वजह से 2018 में उन्हें अपना ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा और कंपनी से रिफंड ले लिया। सिर्फ क्रिस ही नहीं, और भी बहुत से लोगों ने सेफ्टी कंसर्न्स को रेज किया था। क्रिस ने कहा कि एक्सपीडिशन उन्हें उस तरह का नहीं लगा जिस तरह से कंपनी ने उनको अप्रोच किया था। सबमरीन में ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया था, जैसे कि गेम कंट्रोलर्स को स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया, मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि गेम कंट्रोलर्स का यूज़ होना ये सबमरीन में एक आम बात है। पहले भी कुछ पैसेंजर्स ने कहा था कि उन्हें सबमरीन में कम्युनिकेशन लॉस देखना पड़ा था। अभी भी हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी पे और काम करना होगा, हमें गौर से उन पहलुओं को देखना होगा किस वजह से ये हादसा हुआ था, ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसों को टाला जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल्स को ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।